इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड के अबाउट। सबसे पहले हम ये चीज़ समझें कि आखिर साउंड है क्या, व्हाट इज़ साउंड। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि साउंड एक वेव्स की एक ऐसी सीरीज़ है जो वाइब्रेशंस को काज करती है। यानी कि वाइब्रेशंस को की वजह से हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ पैदा होती है। वाइब्रेशंस की वजह से जो चीज़ पैदा होती है वो हमारे पास साउंड है। फ़र्ज़ करें कि जब आपको किसी ड्रम को आप स्ट्रक करते हैं तो स्किन उस ड्रम की जो है वाइब्रेट होती है, आगे पीछे उसकी मूव करती है, उसकी शिवरिंग करती है, उसकी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड की तरफ वाइब्रेट करती है, लेकिन वो करती भी वेरी क्विकली है, जिसकी वजह से साउंड वेव वहाँ प्रोड्यूस होता है। और वो साउंड वेव जो वहाँ इस ड्रम के अंदर पैदा होता है या ड्रम की वेव्स की वजह से पैदा होता है, वो फिर एयर के थ्रू हमारे कानों तक जाके पहुंचता है। लेकिन एयर के थ्रू, ये चीज़ आपने याद रखनी है। साउंड वेव ट्रेवल होते हैं एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जब साउंड वेव ट्रेवल होता है तो वहाँ कोई क्रीज और ट्रफ नहीं होती, बल्कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है। कहाँ साउंड कम, कहाँ तेज़, कहाँ कम, कहाँ तेज़। तो जहाँ तेज़ होगा वहाँ कंप्रेशन, जहाँ कम होगा वहाँ रेयरफेक्शन थ्रू द एयर। दे आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वेव्स के दो किस्म में, एक ट्रांसफर वेव, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मिसाल है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर ऐसे होता है कि जिस डायरेक्शन में आप किसी सोर्स को मूव करते हैं, उसी डायरेक्शन में आपकी जो कॉइल है वो मूव होती है। सोर्स मूव्स लेफ्ट एंड राइट तो कॉइल मूव्स लेफ्ट एंड राइट। सोर्स मूव लेफ्ट, कॉइल्स मूव्स लेफ्ट, एंड कॉइल्स मूव राइट एंड द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स राइट। तो जिस डायरेक्शन में आपके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होगी, उसी डायरेक्शन में वेव का मोशन होगा, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। एग्जाम्पल साउंड है इसका। जिस तरह आपके पास यहाँ कंप्रेशन है, ये देखें आप, जहाँ ज़्यादा वेव्स हैं तो कंप्रेशन, जहाँ वेव्स कम हैं तो वहाँ रेयरफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर जो ऑसिलेशंस होती हैं या जो वाइब्रेशंस होती हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, द डिफरेंट सेक्शंस आर नोन एज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं हम उनको कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के नाम से जानते हैं। और ऑसिलेशंस जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर होती हैं और इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। जिस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमारी होती हैं, जिस डायरेक्शन में आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जाती हैं, उसी डायरेक्शन में आपकी ऑसिलेशंस होती हैं। ऑसिलेशंस अगर आगे की तरफ, तो आपका वेव मोशन भी, डायरेक्ट वेव का जो डायरेक्शन है, वेव मोशन भी आगे की तरफ। जो इस तरह से बिहेव करती हैं वेव्स, वो हैं आपकी साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स के अंदर जो साउंड वेव है वो एक की फैक्ट है। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। दूसरा जो की फैक्ट है वो है साउंड वेव्स नीड अ मीडियम। साउंड वेव्स को आगे जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है या किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है। फिर चाहे वो मटेरियल गैस हो, फिर चाहे वो मटेरियल लिक्विड हो, फिर चाहे वो मटेरियल सॉलिड हो, लेकिन इनको ट्रांसफ़र करने के लिए, इनको आगे जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है टू ट्रेवल थ्रू। दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम और एम्प्टी स्पेस। वो वैक्यूम हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जहाँ ना एयर हो, जहाँ ना पानी हो, जहाँ ना कोई सॉलिड हो। जब एयर ना हो, कुछ भी ना हो वहाँ, तो हम उसको कहते हैं कि वो वैक्यूम है। वैक्यूम में से साउंड नहीं गुजर सकता। मिसाल, सूरज और ज़मीन के बीच में खाली जो जगह है हम उसको एम्प्टी स्पेस यानी वैक्यूम कहते हैं। उस खाली जगह में कोई भी हवा नहीं है। हवा ना होने की वजह से आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनके ज़रिए से वो आपकी साउंड वेव्स ट्रेवल होती हैं। अब साउंड वेव जो ट्रेवल करती हैं, जिस स्पीड के साथ वो ट्रेवल करती हैं, उनकी वो स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड। यानी कि साउंड वेव जब जिस स्पीड के ऊपर ट्रेवल होते हैं, तो उसका मतलब है कि वो एक सेकंड के अंदर 330 मीटर ट्रेवल करते हैं। या अगर हम उसको माइल्स में कन्वर्ट करें तो वो 760 माइल्स एक कलाक में कवर करता है साउंड। एक उसका रियल एग्जांपल है कि लाइटनिंग जो है वो ट्रेवल करती है मच फास्टर देन द साउंड ऑफ थंडर। क्यों? आपने देखा होगा कि जब भी आप बारिशों के दौरान आप गजगोड़ आती है आपके पास, बड़ी गजगोड़ जो आपको डरा देती है, वो गजगोड़ एन आफ्टर द लाइटनिंग आती है। यानी कि लाइटनिंग होती है, रोशनी होती है, रोशनी के बाद 1-2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद गजगोड़ का आवाज़ आता है। हालांकि ये जो लाइटनिंग और ये जो गजगोड़ हैं, ये एट द सेम टाइम दोनों इकट्ठे होती हैं, लेकिन लाइट आप तक जल्दी पहुंच जाती है
और साउंड आपके पास थोड़ा देर पहुंचता है। उसकी वजह यह है कि लाइट की जो स्पीड है वो साउंड से ज़्यादा तेज़ है, लाइट जहाँ तक पहुंच गई, लेकिन वहाँ जो लाइट की वजह से जो साउंड निकला था वो उस लाइट से 3 मिनट बाद आपके पास पहुंचेगा, या 3 सेकंड सॉरी बाद में पहुंचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि लाइटनिंग ट्रेवल मच फास्टर देन द साउंड ऑफ थंडर। A 3 second gap between the flash of lightning and the sound of thunder means that the storm is about a kilometer away. अगर आपके पास लाइटनिंग हो, सूरज आप आसमान में देखें लाइटनिंग हो गई, आप उसके बाद ऐसे करें कि आप सेकंड्स स्टार्ट कर दें, 1 2 3। जैसे ही आप 3 पर पहुंचेंगे तो आपके पास गजगोड़ भी पहुंच जाएगी, यानी कि वो जो थंडर है वो भी पहुंच जाएगा, क्योंकि तकरीबन थंडर जो है वो 2.5 सेकंड या 3 सेकंड आप तक पहुंचने में टाइम लेगा। अगर वो आप तक पहुंचने में 3 सेकंड ले रहा है साउंड, तो इसका मतलब ये है कि कितना कितना मीटर्स दूर होगा आपसे। वो 1 सेकंड 330 मीटर ट्रेवल करता है, 2 सेकंड्स में वो 660 मीटर ट्रेवल करेगा, और 3 सेकंड्स में वो 990 मीटर ट्रेवल करेगा। मतलब तकरीबन वो 3 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो अगर आपके पास आवाज़ 3 सेकंड के बाद आता है तो इसका मतलब आपसे बादल 3 किलोमीटर ऊपर हैं। समझ आ गया होगा आई होप। थंडर मीन्स दैट द स्टॉर्म इज अबाउट अ किलोमीटर अवे। द स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। एयर के टेम्परेचर के ऊपर साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। साउंड की स्पीड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी जो है आपकी फास्टर होगी थ्रू हॉट एयर, हमारा जो साउंड है वो गर्म हवा में ज़्यादा तेज़ जो है वो मूव होता है, और इसी तरीके से हमारा जो साउंड है वो ठंडी हवा के अंदर जल्दी पहुंच जाता है, और थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। और हमारा जो साउंड है वो गर्म हवा के अंदर फास्टर देन एयर देन थ्रो कोल्ड एयर। कोल्ड एयर में से वो तेज़ जाता है। डज नॉट जो साउंड है वो टेम्परेचर के एयर के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द एयर। एयर के प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस, स्पीड ऑफ द साउंड डज नॉट चेंज। स्पीड साउंड की टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकती है। आप देखते हैं कि गर्मियों में थोड़ा भी आवाज़ दूर तक नहीं जाता, लेकिन सर्दियों में थोड़ा भी आवाज़ बहुत दूर तक चला जाता है। इसकी वजह यह हुई कि सर्दियों के अंदर टेम्परेचर जब कम होता है तो उस दौरान साउंड जो है वो ज़्यादा ट्रेवल करता है। इस हिसाब से जो साउंड है डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द एयर। एयर के प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस, स्पीड डज नॉट चेंज। उसके बाद आपके पास है कि इज स्पीड ऑफ द साउंड इज़ डिफरेंट थ्रो डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट है। फास्टेस्ट थ्रो सॉलिड्स, मतलब हर मटेरियल के लिए स्पीड जो साउंड की है वो सेम नहीं है। सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा तेज़ है, उसके बाद दूसरा लिक्विड में, तीसरा गैस में। यानी कि अगर आप साउंड को ट्रेवल करेंगे तो सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल सॉलिड वाले मटेरियल में करेगा। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड में ट्रेवल लिक्विड में करेगा। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगा वो गैस में, यानी कि गैसेस में, यानी हवा में करेगा। एयर अगर ड्राई होगी, यानी कि एयर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तकरीबन, तो 330 मीटर पर सेकंड में स्पीड ऑफ द साउंड ट्रेवल हो जाएगी। अगर टेम्परेचर एयर का कम नीचे होगा तो ये स्पीड में भी फ़र्क पड़ता रहेगा, माइंड इट। अगर वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस वाटर में से वो 1 सेकंड के अंदर साउंड जो है 1400 मीटर तक चला जाएगा। इसी तरह कंक्रीट में से अगर आप साउंड पास करेंगे, यानी कि कंक्रीट को आप कोई चीज़ टच करेंगे, तो कंक्रीट के 5000 मीटर तक 1 सेकंड में वो ट्रांसफ़र साउंड हो जाएगा। हाउ वुड कुड वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर के अंदर साउंड की स्पीड ये है या वो है या फला है या टीरी या मटीरे, वो हमें पता कैसे चलता है आखिर। वो हमें पता चलता है इस फार्मूले के साथ। वो फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो आपके पास, फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ क्लैपिंग कर रहे हैं या आपके पास यहाँ लाउड स्पीकर पड़ा हुआ है, वहाँ आपका साउंड गया और साउंड आपका लग के
लग के आपका जो साउंड है वो वापस आ जाएगा। अब वापस इस तरह से आएगा कि आपके पास जो साउंड है वो यूं वापस आ गया। 75 मीटर्स उसने जाने में ट्रेवल किए और 75 मीटर्स उसने आने में ट्रेवल किए। फिर हम देखेंगे कि उसने जाने से लेकर आने तक टोटल टाइम कितना लिया, वो हम टाइम यहाँ नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम ये फार्मूला लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस था 75 और 75 दोनों हो गए 150, 75 प्लस 75 150 मीटर। और 150 मीटर ट्रेवल करने में जो उसने टाइम लिया था वो 0.45 सेकंड था, माना तकरीबन 1 मिनट के बराबर। फिर उसके साथ हमने डिवाइड किया तो हमें पता चला कि उसकी जो स्पीड थी वो 333 मीटर पर सेकंड है, यानी कि इस साउंड ने 323 मीटर ट्रेवल किया है 1 सेकंड के अंदर। अब सवाल है कि आर पार्टिकल्स नीडेड फॉर साउंड टू ट्रेवल, क्या पार्टिकल्स ज़रूरी होते हैं साउंड को ट्रेवल करने के लिए? इन स्पेस देयर इज़ नो वन कैन यू इफ़ यू स्क्रीम। अगर स्पेस के अंदर आप स्क्रीम करते हैं, आपको कोई टच करता है और आप करते हैं स्क्रीम ताकि मैं किसी से हेल्प लूँ, हेल्प हेल्प हेल्प, आपके साइड में बैठा होने वाला शख्स इवन आपको वो टच भी कर रहा है, फिर भी आपका आवाज़ वो ट्रेवल, आपका आवाज़ वो साउंड सुन नहीं सकेगा, क्योंकि स्पेस के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई भी गैस का पार्टिकल नहीं है, इस वजह से। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कि किस तरह क्या होता है। ये एक आपके पास फ़र्ज़ करें कि एक जार है, इसके अंदर हमने जो है वो एक बेल रखा है। ये एक बेल है, ये पूरी एक बेल जार है जिस जार के अंदर हमने बेल रखा है। ये रबर बैंड है, ये वायर्स हैं बैटरी से जो चलाएंगी इस बेल को, और ये रबर बंग है जो इसको बंद कर देगा, यानी कि इस बॉटल को बंद कर देगा ताकि इसमें से कोई भी हवा वगैरह अंदर ना जाए, ना कोई चीज़ बाहर अंदर से बाहर मतलब आ पाए। अब क्या होगा कि जब हमने इसका रबर बंग यानी कि इसको हमने जब ढक्कन दिया तो इसके अंदर हवा मौजूद थी, हवा मौजूद हुई तो उस टाइम हमने जब यहाँ वायर्स लगाई और इसको चलाया तो इवन ये बंद भी था फिर भी हमारे पास बाहर से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि अंदर उसके पास मालिक्यूल्स थे। फिर हमने क्या किया कि वैक्यूम पंप की मदद से जो भी इसके अंदर गैस मालिक्यूल थे उनको हमने पीछे सक कर दिया, उनको हमने सारा का सारा उनमें से वो हमने गैस निकाल दिया, जो भी उसके अंदर हवा थी। उसके बाद जब हमने उससे निकाल दी, एज द वैक्यूम पंप इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही वैक्यूम पंप आपने स्विच कर दिया, एयर इज ड्रॉन आउट ऑफ द बेल जार, एयर आपकी जो है उस बेल जार से निकाल ली गई। तो द बेल बिगिनस टू गेट क्वाइटर, जैसे जैसे हम बेल को, जैसे जैसे हम हवा को आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे थे वैसे वैसे इसकी जो स्पीड थी वो कम होती जा रही थी। तो हम समझ रहे थे कि अब यहाँ मालिक्यूल्स जो एयर के हैं, पार्टिकल्स कम बचे हैं, इसी वजह से उसकी स्पीड जो है साउंड की वो कम होती जा रही है, और जैसे बिल्कुल सारे निकल गए तो इसका आवाज़ ही बाहर नहीं आ रहा था। Eventually all of the air particles will have been drawn out of the bell jar। आखिरकार जब हमने इसके सारे पार्टिकल्स बाहर निकाल दिए तो वी कैन सी द बेल रिंगिंग, हम उसमें देख रहे हैं कि ये बेल रिंग भी कर रहा है, यानी कि ये एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट हेयर इट, हम उसको सुन नहीं सक रहे। कंक्लूजन या मिसाल हम इसका देखें तो साउंड नीड पार्टिकल्स टू ट्रेवल। इसका नतीजा ये निकला कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए। फिर चाहे वो पार्टिकल्स गैस के हों हवा की सूरत में, फिर चाहे वो पार्टिकल पानी लिक्विड के हों H2O मालिक्यूल्स की सूरत में, या फिर चाहे उसके पार्टिकल्स किसी कंक्रीट के हों, किसी भी सॉलिड के हों, लेकिन मटेरियल ज़रूर हो, कुछ ना कुछ हो, फिर साउंड आगे की तरफ जाएगा। विल साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू अ सॉलिड लिक्विड और गैस, क्या जो साउंड है वो ट्रेवल करेगा फास्टर सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? अगर इनमें से किसी एक चीज़ में करता है तो क्यों, उस चीज़ का हम सवाल अब देखते हैं। सॉलिड के अंदर आप देखें कि मालिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा करीब करीब हैं, आप जैसे ही इसको टच करेंगे ये जल्दी इसको शिकायत करेगा, ये शिकायत जल्दी इसको करेगा, आखिर तक आपकी बात जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन लिक्विड के मालिक्यूल एक दूसरे से थोड़े दूर हैं, एक दूसरे से अरेंजमेंट में दूर हैं, तो यहाँ तक बात पहुँचने में थोड़ी देर लगेगी।
इसी तरह गैस के मालिक्यूल थोड़े और ज़्यादा बिखरे हुए थे। अगर आप इसको हिट करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये मालिक्यूल इसके पास जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के अंदर अगर आप इस मालिक्यूल को, इस एटम को टच करेंगे या इस एटम को आप साउंड देंगे तो आपका साउंड जल्दी तेज़ जाएगा, लिक्विड में थोड़ा कम तेज़, और गैस में तो फिर बिल्कुल भी स्लो जाएगा, क्योंकि गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हैं। जब इसने साउंड लिया, इसने वाइब्रेशन ली, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको इस तक जाने में, ताकि ये साउंड इसको फिर इसको ट्रांसफ़र करे। लेकिन लिक्विड के मालिक्यूल थोड़े करीब हैं, सॉलिड के तो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के करीब हैं। बस आपने टच किया नहीं है, बात वहाँ पहुँची नहीं है, बस सिर्फ आपको कहने की देर है, बाकी सॉलिड देर नहीं करेगा बात आपकी पहुँचाने में। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि सॉलिड के अंदर जो आपका साउंड है वो ट्रेवल फास्टर करता है देन लिक्विड और गैस। Sound travel faster through a solid because the particles are more densely packed together. Solid के अंदर वो travel इसलिए faster करेगा क्योंकि solid के अंदर जो particles हैं वो more densely packed हैं। अगर यही हम सेम मिसाल लें तो कंक्रीट के अंदर जैसे हमने कहा कि वो 5000 मीटर तक स्पीड साउंड की हो जाएगी एक सेकंड के अंदर, यानी कि 5000 मीटर वो एक सेकंड के अंदर ट्रेवल कर देगा साउंड कंक्रीट के अंदर, यानी कि सीमेंट के अंदर, सॉलिड के अंदर। और वाटर के अंदर, चूँकि वाटर लिक्विड है, तो ये 5000 था, तो वाटर के अंदर 1400 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1400 मीटर एक सेकंड में ट्रेवल करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ सॉलिड और लिक्विड में थोड़ा फ़र्क आ गया। अब हम गैस में जाते हैं तो उससे कम होना चाहिए। गैस यानी एयर है, हवा है, ड्राई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उसमें से जो वो है साउंड है वो 330 मीटर ट्रेवल कर रहा है एक सेकंड में। तो यहाँ एक सेकंड में 5000, यहाँ एक सेकंड में 1400, यहाँ एक सेकंड में 330 मीटर। तो गैसेस के अंदर वो ट्रेवल कम कर रहा है, स्पीड उसकी कम है, क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर हैं, उनमें यूनिटी नहीं है। यूनिटी ना होने की वजह से साउंड देर से वो एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। इको जो है, जब आपके पास साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आपके कानों तक जा पहुंचे, इसको हम इको कहते हैं। इको कुछ भी नहीं है, आपने आवाज़ दी और वो आवाज़ आप तक अगेन दोबारा पहुंची, तो वो इको है। 75 मीटर ट्रेवल करके फिर अगेन आपके पास जब 75 मीटर ट्रेवल करके वापस लौट आती है, उसका मतलब ये हो गया आपका इको। तो इकोज़ यूज़ फॉर नेविगेशन, इकोज़ हमारे जो हैं वो नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह आपके पास ये हैं, जब भी आप देखते हैं किसी बहरी जहाज़ स्टॉप होता है किनारे के ऊपर, तो वो बड़ा साउंड करता है, पा इस हिसाब का कोई वो आवाज़ निकलता है, जो भी बहरी जहाज़ कहीं से भी आप देखते हैं वो जाता है। तो अब यह है कि बहरी जहाज़ क्या करता है, अपने एंड के ऊपर यहाँ से उसके पास ट्रांसमीटर भी लगा होता है, रिसीवर भी होता है, यहाँ से ये साउंड निकालता है। जैसे साउंड निकालता है तो वो साउंड अगर नीचे कोई चीज़ होती है तो उसको लग के फिर वो साउंड वापस इसकी तरफ आ जाए। तो फिर ये क्या करता है, साउंड की वेलोसिटी को देख के वो, या साउंड के डिस्टेंस मालूम करता है कि कितने डिस्टेंस हमारे नीचे पहाड़ हैं। तो इस हिसाब से बहरी जहाज़ को पता चल जाता है कि कोई भी पहाड़ या कोई भी चीज़ जो उसके सामने रुकावट है वो कितना दूर नीचे है। सबसे पहले ये साउंड ट्रांसमिट करेगा जो ब्लू है, और फिर उसके बाद वो जो साउंड जो यहाँ लग के वापस आएगा, तो फिर वो जो साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम है वो फिर रिसीवर रिसीव करेगा, तो उससे इसको पता चल जाएगा कि कितना जो है नीचे कोई चीज़ है। इन द सेम वे ये सेडिमेंट इको साउंडर है जो 404 किलोहर्ट्ज़ की जो है फ्रीक्वेंसी का साउंड दे रहा है। और जब इसने देखा कि 7% ऑफ द वाटर डेप्थ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी पूरी डेप्थ है उसको वो भी पता चल जाता है, और कितनी चीज़ कोई गहरी नीचे है वो भी उसको पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ इकोज़। इकोज़ यूज़ फॉर द नेविगेशन इन मेराइन एप्लीकेशन, समंदरी लाइफ के अंदर। बोर्ड्स सेंड आउट अ साउंड वेव, सबसे पहले क्या करते हैं कि बोर्ड्स साउंड वेव सेंड करते हैं सो दैट द कैप्टन कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वाटर। उन्होंने साउंड वेव वाटर वेव भेजी, फिर उसके बाद वो वेव वापस आ गई, तो कैप्टन को जो है वाटर की डेप्थ का पता चल जाता है कि पानी की जो डेप्थ है वो कितनी है। द कैप्टन नोज दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। कैप्टन को ये चीज़ पता है कि स्पीड जो साउंड की है पानी के अंदर वो 1500 मीटर पर सेकेंड है, और जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम है। तो बट डोंट फॉरगेट दैट द साउंड हैज़ ट्रेवल्ड देयर एंड बैक।
वहाँ से आपका जो साउंड है वो ट्रेवल हुआ, यहाँ तक पहुँचा, फिर उसके बाद वो बैक हुआ। अब ये जो टाइम है, ये टाइम दोनों में लगा। अगर आपने टाइम सिर्फ ये लेना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट है, तो फिर आप इनमें से एक चीज़ लेंगे, इसलिए आप उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। बट डोंट फॉरगेट दैट द साउंड हैज़ ट्रेवल्ड देयर एंड बैक, एंड वी विल नीड टू डिवाइड आवर आंसर बाय 2 टू गेट द डेप्थ। अब डेप्थ ऑफ द वाटर इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे तो हमें पानी की डेप्थ का पता चल जाएगा। हमने 2 के साथ इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये जो स्पीड थी ये यहाँ से जाकर फिर यहाँ तक अगेन वापस लौटी है। हमने सिर्फ एक का मालूम करना है, इसलिए हमने इसको 2 के साथ डिवाइड किया। कैलकुलेट द डेप्थ इफ़, आपने अभी क्या करनी है कि डेप्थ को कैलकुलेट करना है। स्पीड जो है अगर 1500 मीटर हो, टाइम लगता है 0.2, तो आप बताएं कि डेप्थ कितनी होगी। आपने क्या करना है कि स्पीड की जगह 1500 लिखना है और टाइम की जगह टाइम की जगह आपने लिखना है 0.2। उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके जवाब को 2 के साथ करना है। जो वैल्यू आए हम कहेंगे उस पानी की इतनी डेप्थ है। इस तरह से आप इन सारे वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करें, इंशाल्लाह यू विल नो एवरीथिंग। और उसके बाद आपके पास है यूजिंग साउंड। हम अब साउंड को अगर इस्तेमाल करें तो आपके पास ये है रेडार। रेडार जो है यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन एयर, एग्जांपल एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट वगैरह को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम रेडार को यूज़ करते हैं। और सोनार को हम जो है यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर, एग्जांपल सबमेरीन्स। सोनार और रेडार दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर ज़्यादा आसमान में हवा में कोई चीज़ डिटेक्ट करनी हो तो रेडार, और सोनार अगर कोई चीज़ आपने समंदर में करनी हो तो सोनार। देखें, समंदर सोनार, समंदर सोनार, तो आपने इस तरह से भूलना नहीं है। और रेडार को आपने बिल्कुल जहाँ से रेडियो सिग्नल्स आते हैं, जहाँ से रेडियो वेव्स आती हैं, यानी कि ऊपर आसमान में डिटेक्ट करने के लिए रेडार, पानी में डिटेक्ट करने के लिए सबमेरीन सोनार इस्तेमाल करते हैं। अब ये शिप जा रही है और इस शिप के नीचे कोई आबदोज जा रही है, सबमरीन जा रही है, सबमरीन जा रही है। तो ये क्या करेगी कि नीचे वेव्स देगी और ये वेव्स क्या होंगे, इसको लग के उसमें से वापस आएंगी। जैसे ही वेव्स उसमें से वापस जाएंगी तो इसको पता चल जाएगा कि देयर इज़ रॉन्ग समथिंग बिहाइंड इट और बीनीथ इट, और उसके नीचे कोई मसला है। सीइंग द साउंड, आप साउंड को देखें। लाउड स्पीकर्स कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम द सिग्नल जनरेटर इनटू साउंड वेव्स। लाउड स्पीकर क्या करता है कि अब सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है सिग्नल जनरेटर से, सिग्नल जनरेटर से कन्वर्ट करके उनको साउंड वेव्स में करता है। और जो सिग्नल जनरेटर है कैन प्रोड्यूस सिग्नल्स ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड अ वेरिंग एम्पलीट्यूड। सिग्नल जनरेटर सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है, कोई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी उनको देता है एंड अ वेरिंग एम्पलीट्यूड। ऑसिलोस्कोप जो है अलो अस टू स्टडी द फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस ऑफ अ साउंड, वो हमें लाउडनेस साउंड की कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमें ग्राफ की सूरत में हमें ऑसिलोस्कोप दिखाता है कि कोई भी चीज़ अगर है तो उसकी कितनी है। तो ये हमें वेव्स वगैरह ऑसिलोस्कोप दिखाता है, या जो भी ऑसिलेशन है वो हमें ऑसिलोस्कोप के अंदर पता चलती हैं। पिच या जो फ्रीक्वेंसी है हम वो यहाँ से देख सकते हैं, अ हाई पिच साउंड, अ लो पिच साउंड। ये द शॉर्टर द वेवलेंथ, जितनी आपकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी ऑन द ट्रेस, द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, उतनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि पिच भी ज़्यादा है। तो हमें कैसे पता चले वेव से कि किसी की फ्रीक्वेंसी या किसी की पिच ज़्यादा है? वो हमें पता चलेगा कि अगर उसकी वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम है। द मोर वेव्स यू कैन सी, द हायर द पिच फ्रीक्वेंसी। द मोर वेव्स यू कैन सी, द हायर द पिच और फ्रीक्वेंसी। जितना आप वेव्स देखते जाएंगे उतनी आपको हायर फ्रीक्वेंसी इस तरह से हो सकती है। अगर आप लाउडनेस को देखें, ये बिल्कुल इजी है। ये एक क्वाइट साउंड है और ये एक लाउड साउंड है। अगर वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा हो तो साउंड लाउड होगा, अगर वेव का एम्पलीट्यूड कम तो साउंड कम, यानी कि लाउडनेस कम होगी। तो एम्पलीट्यूड से हमें पता चलता है लाउडनेस का, और वेवलेंथ से हमें पता चलता है फ्रीक्वेंसी का या पिच का। उसके बाद द बिगर द वेव यू कैन सी द लाउडर द साउंड। जितनी बड़ी आप वेव देखेंगे समझेंगे कि उतना साउंड बड़ा होगा। द बिगर द वेव यू कैन सी द लाउडर द साउंड। सो व्हाट इज़ आवर रेंज ऑफ हियरिंग? हमारी सुनने की जो रेंज है इंसानों की, वो क्या हेयर है रेंजिंग?
सुनने की जो रेंज है। ह्यूमंस की जो सबसे ज़्यादा अगर हम कोई साउंड सुन सकते हैं तो वो 20 हर्ट्ज़ तक। अगर कोई चीज़ 20 हर्ट्ज़ से कम का आवाज़ निकालती है, 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से कम का आवाज़ निकालती है, तो हम वो आवाज़ नहीं सुन सकते। मगर कुछ और जानवर हैं जो वो आवाज़ सुन सकेंगे, वो परेशान हो जाएंगे उस आवाज़ से, लेकिन हम वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुन सकेंगे। मैक्सिमम इंसान जो आवाज़ सुन सकते हैं वो है 20,000 हर्ट्ज़, या इसको आप 20 किलो हर्ट्ज़ पढ़ें या 20,000 हर्ट्ज़ पढ़ें, ये इंसानों की एक बड़ी रेंज है। उसके बाद ये जो बैट है, ये जो चमड़ा है, इसकी जो रेंज है मैक्सिमम वो 120,000 हर्ट्ज़ है और इसकी मिनिमम हर्ट्ज़ 1000 है। अगर कोई आवाज़ 1000 से कम होगा, 900 हर्ट्ज़ वाला कोई आवाज़ होगा, तो 900 हर्ट्ज़ वाला आवाज़ इस चमड़े को तो महसूस ही नहीं होगा, चमड़ा तो सुन ही नहीं पाएगा। चमड़ा एक यानी कि बेड जो है 1000 हर्ट्ज़ कम से कम होगा उसके लिए, और 1,20,000 जो है तकरीबन उसकी हर्ट्ज़ मैक्सिमम है इसकी। उसके बाद डॉल्फिन अगर हम देखें तो 1,50,000 हर्ट्ज़ जो है वो मैक्सिमम हो, यानी कि 1,50,000 वाइब्रेशंस हो एक सेकंड के अंदर। अगर इतना साउंड होगा तो वो मैक्सिमम साउंड होगा डॉल्फिन का, और कम से कम अगर डॉल्फिन सुन सकती है तो वो 150 हर्ट्ज़ तक सुन सकती है। फिर उसके बाद ये जो डॉग है, डॉग की जो मैक्सिमम रेंज है वो 50 हर्ट्ज़ तक है, और इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 15 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब हमारी जो कम से कम सुनने की एबिलिटी है वो 10 हर्ट्ज़ है, 20 हर्ट्ज़ है, लेकिन इसकी 15 हर्ट्ज़ है। मतलब हमसे 5 हर्ट्ज़ कम वाली अगर फ्रीक्वेंसी होगी, अगर हम नहीं सुन सकेंगे तो ये डॉग सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी वो हम सुन सकते हैं, लेकिन 20,000 से ऊपर वाली ये डॉग सुन सकता है, लेकिन हम नहीं। इसी तरह से जो केट है वो 65,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकती है, और मिनिमम जो है वो 60 हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सुन सकती है। अल्ट्रासोनिक केट स्केयर। अब ये क्या करता है कि केट को स्केयर करता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलो हर्ट्ज़ की से लेकर 30 किलो हर्ट्ज़ तक होती है, जो अल्ट्रासोनिक केट स्केयर होता है और केट को डराने वाला होता है। अल्ट्रासाउंड इज़ एनी साउंड अबव द रेंज ऑफ ह्यूमन। जो भी साउंड इंसानों की रेंज से ज़्यादा वाला साउंड होगा, इंसानों की रेंज से अल्ट्रा होगा। आपने सुना होगा अल्ट्रा प्रो मैक्स। अल्ट्रा हम उसको कहते हैं जो प्रो से भी मैक्स से भी ज़्यादा हो। तो हमारी जो मैक्स यानी मैक्सिमम जो हमारी हेयरिंग की स्पीड है, हेयरिंग की जो हमारी रेंज है वो 20 के है। अब उससे भी जो अल्ट्रा रेंज है, अल्ट्रा रेंज को हम फिर अल्ट्रा साउंड वेव्स कहते हैं। ऐसी कोई भी रेंज जो हमारी रेंज अबव रेंज से ज़्यादा हो उसको हम अल्ट्रा साउंड कहते हैं। और 20,000 हमारी हर्ट्ज़ रेंज जो है वो बड़ी सी बड़ी है। अगर 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर कोई भी साउंड होगा तो अल्ट्रासोनिक कहलाया जाएगा। अल्ट्रासोनिक का मिसाल एक ये है कि इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। जिस तरह इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर सर्किट के लिए, बोर्ड एंड टीथ के लिए उनको ब्रेकिंग डाउन किडनी स्टोन्स। हमारे जो स्टोन्स किडनी के अंदर कोई आ जाता है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल होता है, हम किसी मटेरियल के अंदर क्रैक्स हैं या किसी मटेरियल के अंदर कोई ख़राबी है, किसी मटेरियल के अंदर कोई होल है, तो हम वो डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। और प्री नेटल स्कैनिंग ऑफ फोर्टस, और हमें बच्चे के पैदा होने से पहले ही वो बच्चे का पैदा होने का हमें पता चल सकता है, तो वो अल्ट्रासाउंड की मदद से ही हमें पता चलता है। इस वजह से डॉक्टर्स प्रेफर दिस टेक्नोलॉजी फॉर अल्ट्रासाउंड। रेंज एंड डायरेक्शन फाइंडिंग सोनार। सोनार जो है की मदद से रेंज एंड डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, वो यूज़ करती है अल्ट्रासाउंड। हालांकि वो भी एक साउंड है, लेकिन उस अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसानी हियरिंग से ज़्यादा है, 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा है। इसी वजह से हम उसको अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, और उसकी एप्लीकेशंस ये थी जो अब हमने पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह इन द सेकंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर एटम। And the nuclear atom we will discuss about the isotopes, electron, nucleus, their properties, and what are the evidences that the nucleus is present in the mid, what is the mass number, atomic number, and what is the another name of the mass number, what is another name of atomic number, and the fission reaction, fusion reaction,
All will be discussed in this next video. Hope I will see you there. Thank you for having me here.